हमने एटम चैप्टर ऑलरेडी कर लिया है, अब हम न्यूक्लियाई की रिवीजन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियाई वर्ड क्या होता है। देखो बच्चों, न्यूक्लियस के प्लूरल को बोलते हैं न्यूक्लियाई, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस अगर हो जाए तो उनको हम कंबाइंडली क्या बोलेंगे, न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई चैप्टर के अंदर सबसे पहले हमें एटम की कुछ बेसिक स्टडी पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं कह दूं ये एक्स है, ये कोई एक एटम है, इसमें दो चीजें होती हैं। यहां होता है जेड, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक नंबर। और यहां होता है ए, इसको बोलते हैं मास नंबर। बोलो, ए जेड इज एटॉमिक नंबर। लाउड बोलना बच्चों, एकदम एनर्जी से, एकदम से, ठीक है, राइट। यस सर। जेड इज एटॉमिक नंबर, जेड इज एटॉमिक नंबर, ए इज मास नंबर। ए इज मास नंबर, जेड प्रोटॉन्स की संख्या को बताता है, जेड प्रोटॉन्स की संख्या को बताता है, ए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बताता है, ए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बताता है। अगर मैं कहूं इसके अंदर एटॉमिक नंबर कितना होगा तो आप कितना कहेंगे, 40। अगर मैं कहूं मास नंबर कितना तो आप कितना कहेंगे, 79। अगर मैं कह दूं इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं तो आप कितने बताएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 40। अब देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 79 है, दैट मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता दो बच्चों कितने होंगे, ऐसे जैसे मैं एनर्जी से बोल रहा हूं, बता दो बच्चों कितने होंगे, कितने होंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे इसमें बताओ मास नंबर ऑफ द पार्टिकल क्या होगा, मास नंबर कितना होगा इसके अंदर, 80। 80 इज करेक्ट आंसर। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि एटॉमिक नंबर कितना होगा, बोलो 40 सर। 40 सर। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, 40 सर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 40। नेक्स्ट इज, इसमें बताओ एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा, 40। इसमें बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 40 दे रखे हैं, अगर 40 न्यूट्रॉन गिवन है और 40 अगर इसके अंदर एटॉमिक नंबर है तो मास नंबर 80। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, क्योंकि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को दिखाता है जो एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। मास नंबर ऑफ द एलिमेंट बताना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी दे रखे हैं, इलेक्ट्रॉन भी। ऑब्वियस सी बात है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के क्या बनता है, मास नंबर। मास नंबर कितना आ जाएगा, 190। नंबर ऑफ प्रोटॉन ही किसको बताते हैं, एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे 90 पुट कर देंगे, यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 190। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट फटाफट से ये बताओ, अगर ये 152 है, ये 82 है, तो मुझे बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए, 82। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, 152 टोटल मिला के थे, इसमें से 82 क्या कर देंगे, माइनस, तो क्या हो जाएगा 7070। अब बच्चों हम कर रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स की बात। बच्चों क्या खाना नहीं खाया आज, बोलो सर खाया है, बोलो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक बता दूं, बोलो बता दो सर, बोलो न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। बच्चों सेंटर के अंदर जो न्यूक्लियन रहते हैं ना, देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनको मिला के बोलते हैं न्यूक्लियन। इनके बीच में जो न्यूक्लियस के जो पार्टिकल्स हैं, जो कंस्टिट्यूएंट है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। बोलो, इट इज द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इनको प्रोटॉन न्यूट्रॉन को और क्या बोल सकते हैं अपन, न्यूक्लियन। जैसे क्लास में गर्ल्स भी हैं बॉयज भी हैं, उनको बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसमें दोनों आ जाते हैं, समझ आ रही है। ऐसे ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन को इकट्ठा क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, चलो बोलो, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन। नेचर का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होता है, तो बोलो दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। फिर बोलो शॉर्ट रेंज फोर्स। ये फोर्स ओनली 2 to 3 फर्मी तक एक्ट करता है। ये फोर्स सिर्फ 2 to 3 फर्मी तक एक्ट करता है। इट ऑपरेट ओनली
It operate only It operate only up to a very short distance, up to a very short distance, about 2 to 3 Fermi. about 2 to 3 Fermi. नेक्स्ट बोलो चार्ज इंडिपेंडेंट, Charge independent. इसको चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। इसको चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। ये फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन में भी हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी हो सकता है, ये फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन में भी हो सकता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी हो सकता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी हो सकता है। और एनर्जी से बोलो, बोलो सैचुरेशन इफेक्ट। सैचुरेशन इफेक्ट। एक न्यूक्लियन एक न्यूक्लियन अपने पड़ोसी न्यूक्लियन को अट्रैक्ट करेगा, अपने पड़ोसी न्यूक्लियन को अट्रैक्ट करेगा। उसके साथ में चाहे प्रोटॉन के साथ प्रोटॉन पड़ा हो चाहे न्यूट्रॉन पड़ा हो, जो बिल्कुल साथ वाला होगा ना उसको ये अट्रैक्ट करेगा। इसको दूर ले जाना आना जाना नहीं है। ऐसे समझ के चलो कि जैसे कोई स्टूडेंट आए, अब उसको सीट पे बैठने से मतलब उसको ये नहीं देखना कि मैं किसी लड़के के साथ बैठ रहा हूं या लड़की के साथ बैठ रहा हूं या मैं कहीं मेरे साथ कौन बैठा है। उसको अपने पढ़ने से मतलब है, उसको कोई सीट चूज नहीं करनी। ऐसे ही ये भी क्या करता है, अपने पड़ोस वाला जो भी न्यूक्लियन होता है एक न्यूक्लियन अट्रैक्ट कर देता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सैचुरेशन। अब आता है नेक्स्ट फिफ्थ, बोलो फिफ्थ इज एक्सचेंज फोर्स। एक्सचेंज फोर्स। ये देखा गया है, ये देखा गया है, ये जो फोर्स है ये एक पार्टिकल के एक्सचेंज की वजह से बनता है। ये जो फोर्स है ये पार्टिकल के एक्सचेंज की वजह से बनता है। कुछ ऐसे समझ लो जैसे कि मैं कहूं अभी ये मैं सामने ए स्टूडेंट को दे रहा हूं, ए बी को दे रहा है, बी फिर वापस मुझे दे रहा है, सर को दे रहा है। अब वापस से मैं क्या कर रहा हूं, इसको ए स्टूडेंट को दे रहा हूं, फिर बी को, फिर जी वापस सर के पास आ रहा है। अब मैं आगे हाथ करूंगा तो तुम्हें पता चल गया ए तक जाएगा, तो एक पार्टिकल एक्सचेंज होता है, उससे भी एक बॉन्डिंग बन जाती है। आपने जो एनसीईआरटी की बुक देखी होगी उसके बाहर है ना इस तरह स्प्रिंग बने हुए हैं, 3 स्प्रिंग बने हुए हैं। वो जो 3 स्प्रिंग है आपस में ऐसा वो दिखाते हैं कि एक पार्टिकल का एक्सचेंज हो रहा है। वो एक्चुअली बता रहे हैं कि ये न्यूक्लियॉन्स का बीच का फोर्स है। जो पार्टिकल एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं मीजॉन्स। तुम फटाफट मेरे साथ बोलो, द न्यूक्लियर फोर्स, द न्यूक्लियर फोर्स साथ साथ पढ़ते भी रहेंगे, बिटवीन टू बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस अराइज होता है अराइज होता है बाय द एक्सचेंज ऑफ ए पार्टिकल कॉल्ड मीजॉन। बाय द एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल कॉल्ड मीजॉन्स। बोलो नॉन सेंट्रल फोर्सेस, नॉन सेंट्रल फोर्सेस कभी भी कभी भी दो न्यूक्लियॉन्स दो न्यूक्लियस आपस में आपस में एक दूसरे को सेंटर से अट्रैक्ट नहीं करते। एक दूसरे को सेंटर से अट्रैक्ट नहीं करते। जैसे बच्चों मान लो कि ये यहां पे देखें हम, ये इसका कॉर्नर है, तो हम देखेंगे इस कॉर्नर से ये इसके इस कॉर्नर को अट्रैक्ट करेगा। जैसे खरबूजा रखा एक खरबूजे के पास, इसके पास रखा ये, तो इसका रंग बदलना स्टार्ट हो गया। वो बीच से नहीं हुआ, जहां से प्रभाव पड़ा मतलब इसका प्रभाव इस पे, वहीं से ही कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ हर चीज को अपने सेंटर से अट्रैक्ट करती है, लेकिन ये सेंटर से अट्रैक्ट नहीं करते। तो अगेन बोलो, दीज आर द नॉन सेंट्रल फोर्सेस। These are the non-central forces. नेक्स्ट टॉपिक इज साइज ऑफ न्यूक्लियस। Size of nucleus. जो न्यूक्लियस की वॉल्यूम होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास नंबर के, जो न्यूक्लियस की वॉल्यूम होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मास नंबर के। क्योंकि बच्चों मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। आप देखो किसी एक बैग के अंदर तुम सामान बढ़ाते जाओगे तो बैग का साइज भी बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे हम तो कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर है। अगर हम कंसीडर कर लें कि जो न्यूक्लियस है वो स्फेरिकल शेप का है, हमने क्या कंसीडर करना है, कंसीडर दैट न्यूक्लियस इज स्फेरिकल, कंसीडर न्यूक्लियस इज स्फेरिकल। तो स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा ए के। बच्चों ए इज द मास नंबर। अब देखो 4/3 और पाई तो कांस्टेंट ही है, तो हम क्या कह सकते हैं, आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। बोलो आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। R cube is directly proportional to A. आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू पावर 1/3। R is directly proportional to A raised to power 1/3.
R is equal to R naught A raised to power 1/3. R is equal to R naught A power 1/3. R naught is the constant. R naught is the constant. Value of R naught is 1.2 Fermi. Value of R naught is 1.2 Fermi. Fermi 10 raised to power -15 मीटर होता है। Fermi 10 raised to power -15 होता है। R naught को न्यूक्लियर रेडियाई कांस्टेंट बोलते हैं। R naught को न्यूक्लियर रेडियाई कांस्टेंट बोलते हैं। हम ये फॉर्मूला लर्न कर लेंगे। हम ये फॉर्मूला लर्न कर लेंगे। R is equal to R naught R is equal to R naught A raised to power 1/3. A raised to power 1/3. Once more, R is equal to R is equal to R naught R naught A raised to power 1/3. A raised to power 1/3. Last time, R is equal to R is equal to R naught R naught A raised to power 1/3. A raised to power 1/3. अब हम डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस फाइंड करेंगे। अब हम डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस फाइंड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट टॉपिक इज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अगर हम ये कंसीडर कर लें कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है ना, किसी भी एक उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर, उनका एवरेज मास हर एक न्यूक्लियन का m है, चाहे वो प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन हो, और नंबर ऑफ टोटल कितने होते हैं न्यूक्लियॉन्स a। एक चीज का मास m है, टोटल a नंबर ऑफ चीजें हैं, तो टोटल मास कितना हो जाएगा m इंटू a। मैं यहां पहले लिख देता हूं, हम यहां लिख देंगे कंसीडर मास ऑफ ईच न्यूक्लियन is m and total mass will become total mass of nucleus। total mass of nucleus कितना आ जाएगा हमारे पास m into a। बोलो मास ऑफ न्यूक्लियस इज m into a। मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू m into a। यहां पर m ईच न्यूक्लियन का मास है, a यहां पर मास नंबर है, यहाँ पे मास नंबर है, जो कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन को बताता है। जो कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन को बताता है। बोलो डेंसिटी हमने बचपन में पढ़ रखा है, डेंसिटी हमने बचपन में पढ़ रखा है। ये मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ये मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। बच्चों मास कितना है m इंटू ए। वॉल्यूम क्या होता है किसी भी सफियर का 4/3 पाई r क्यूब। बच्चों अपने को अभी अभी हमने ये भी पढ़ा था कि जो r होता है r, वो क्या होता है, r इज इक्वल टू, बताना जरा, r नॉट रेज टू पावर 1/3। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे r का क्यूब करना है नीचे फॉर्मूले में, तो d क्या आ जाएगा, ma डिवाइड बाय 4/3 पाई r नोट का क्यूब, और a करना तो पूरे का क्यूब था। जब आप इस टर्म का क्यूब करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, r नोट का तो क्यूब हो जाएगा, और a की जो पावर 1/3 थी, 3 से मल्टीप्लाई होकर 1 रह जाएगी। अब बच्चों बोलो a से a कट जाएगा, A से A कट जाएगा, इसीलिए हट जाएगा। इसीलिए हट जाएगा। यहां पर m मास ऑफ ईच न्यूक्लियन है, यहाँ पर m मास ऑफ ईच न्यूक्लियन है। इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। r नोट आपको पता है 10 की पावर -15 होता है, 1.2 फर्मी होता है। ये सारी वैल्यूज रखेंगे ना, तो जो डेंसिटी है वो आती है 2.30 इंटू 10 रेज टू पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये बहुत ज्यादा होती है, बहुत हाई डेंसिटी है। अगर बच्चों हम मास ऑफ मून को एक्सपेक्ट करें ना, कि पूरे मून को इतना ज्यादा दबा दे, इतना उसको कंप्रेस कर दे, तो वो एक पानी की टैंकी के अंदर समा सकता है पूरा का पूरा मून। अगर उसको जितना न्यूक्लियस डेंस है आपस में, मतलब जितना वो कठोर है, उतना अगर मून को कर दे तो कहने को ये बहुत ज्यादा डेंसिटी है। अब इसके ऊपर बच्चों क्वेश्चन आता है, मैं आपको वो दोनों आपको एक बार ही करवा देता हूं। वो लेट एक ही क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा।
मान लो वो कह रहे हैं मास नंबर ऑफ, दो पार्टिकल के मास नंबर दे दिए, पहले का है 25 और सेकंड का अपने को दे दिया, लेट अपने को दे दिया 64। और क्वेश्चन में अपने को ए पार्ट में कह देंगे फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस, और बी पार्ट में कह देंगे डेंसिटी। तो बच्चों अभी अभी जो हमने फॉर्मूला किया है ना, उसमें तो डेंसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी में दो मास नंबर पे तो वो डिपेंड नहीं करती, तो ये खास बात है। तो डेंसिटी का जो इसका आंसर आएगा, बी पार्ट का मैं पहले लिख देता हूं, इसका आंसर आएगा बी पार्ट का 1:1। अब रेडियस की बात करूं तो हमें पता है फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। अगर रेशियो लूं तो R1:R2 क्या आ जाएगा, R0 A1 A2 पूरे की पावर कितनी 1/3। देखो R0 से R0 कट जाएगा, जो R1 R2 की रेशियो है वो बन जाएगी 25 को बोल सकते हैं 5 की पावर 3, और A2 है 64, इसको बोल सकते हैं 4/3। पूरे की पावर क्या है 1/3। 25 नहीं, यहां पे 125 ले लो, सॉरी, तो वो 5 की पावर 3 बनेगा। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। तो अब ये जब ये अंदर पावर जाएगी तो ये 3 और 3 कट जाएगा, तो आ जाएगा 5/4। तो जो R1:R2 है वो तो क्या आ जाएगा 5/4। इस तरह से बेसिक से न्यूमेरिकल्स आते हैं।